नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का अध्याय 4 जिसका नाम है संस्थाओं का कामकाज। संस्था यानी कि बच्चों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारत के अंदर ये तीनों संस्थाएं कार्यरत हैं, या मैं से कहूं कि जो संसद है वो इन्हीं के रूप में कार्य करती है, जबकि न्यायपालिका को संसद या इन दोनों से स्वतंत्र रखा गया है। तो इस अध्याय के अंदर हम इन्हीं सब के बारे में यानी कि संसद के बारे में जानेंगे, कार्यपालिका के बारे में जानेंगे, न्यायपालिका के बारे में जानेंगे, विधान परिषद के बारे में जानेंगे। यानी कि जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब के बारे में हम यहाँ जानेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक आदेश पारित किया जाता है, उस आदेश को पास करने के पीछे कितनी रणनीति होती है, कौन कौन सी वह प्रक्रियाओं से गुजरता है। आदेश यानी कि जो जनता को सुनाया जाता है कि आज से ये कार्य हो चुका है, तो वो उस आदेश को कानून बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जाते हैं, इन सब के बारे में हम आज एक पढ़ेंगे और एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। तो प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं। देखो बच्चों, कोई भी फैसला कैसे लिया जाता है। सबसे पहले आम जनता की आवाज पर उनकी सुनवाई कर संसद के अंदर बहस की जाती है। एक विधेयक, संसद के अंदर एक बिल लाया जाता है। जब वह बिल एक सदन से पास हो जाता है तो उस विधेयक या उस बिल को दूसरे सदन में भेजा जाता है, और जब वह दूसरे सदन में भी पास हो जाता है तो उसके बाद वह विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास, वह बिल राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब राष्ट्रपति उस बिल पर साइन कर देता है तो उसके बाद वह बिल कानून बन जाता है, और जो संबंधित मंत्रालय होता है उस कानून से संबंधित, वह उस आदेश को पारित कर देता है। तो यानी कि तीनों सदन के जो तीनों हिस्से हैं, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से होकर एक बिल कानून बनता है। तो आइए देखते हैं कि लोकतंत्र। बच्चों, लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र, यानी कि लोगों का शासन लोगों के द्वारा या लोगों के चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा। में लोकतंत्र में जब जनता शासकों का चुनाव करती है, यानी कि जब चुनाव होते हैं तो ये चुने हुए उस शासक संस्थाओं के माध्यम से शासन का संचालन करते हैं। यानी कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं बच्चों वो, अगर मैं संस्थाओं की बात करूं तो बच्चों वे हैं विधायिका। विधायिका का मतलब होता है बच्चों जो विधि का निर्माण करते हैं, जो कानूनों का निर्माण करते हैं, यानी कि संसद का हर एक व्यक्ति विधायिका का हिस्सा होता है। विधायिका। कार्यपालिका। बच्चों, कार्यपालिका के अंदर आता है मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद, एक मंत्री समूह जो उन कानूनों का क्रियान्वयन करता है, उनको लागू करने का कार्य करता है। और तीसरा होता है बच्चों न्यायपालिका। न्यायपालिका इन दोनों से स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र कार्य करती है, जबकि विधायिका व कार्यपालिका दोनों मिलकर कार्य करती है। तो कोई भी व्यक्ति जो चुनकर जाता है वो इन्हीं संस्थाओं के अंदर कार्य करता है। संविधान के द्वारा शासन के मूल्यों के निर्धारण के साथ संस्थाओं के कार्यों और संस्थाओं के कार्य सीमा का भी निर्धारण किया जाता है कि यानी कि आप किन मुद्दों पर कानून बना सकते हो, या ऐसे मुद्दों पर ही कानून बना सकते हो जो किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन न करता हो। अब बच्चों, एक सरकारी आदेश का मैं उदाहरण लेकर बात करूंगा कि कैसे एक सरकारी आदेश पारित किया गया। उस आदेश को पारित करने से पहले उस आदेश को कौन कौन सी प्रक्रियाओं से गुजारा गया, उन सब के बारे में हम यहां देखेंगे। तो 13 अगस्त 1990 की बात है बच्चों को भारत सरकार द्वारा जारी आदेश, इसे कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है, यानी कि उस आदेश का नाम था कार्यालय ज्ञापन। एक आदेश जारी किया गया और इनका OM नंबर 36/012/3190 था, जिस पर कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर से। देखो बच्चों, जब एक बिल पार्लियामेंट में यानी कि संसद के दोनों भागों में पारित हो जाता है, राष्ट्रपति उसे हस्ताक्षर कर देते हैं उस पर, तब जाकर वह जो बिल होता है या कानून जो होता है वह संबंधित मंत्रालय के पास आता है, और अंतिम रूप से उस मंत्रालय का जो सचिव जो होता है उस पर साइन करता है, तब वह जो कानून होता है वो लोगों के लिए एक आदेश बन जाता है। और इस सरकारी आदेश में प्रमुख नीतिगत फैसलों की घोषणा की गई, यानी कि कौन कौन से फैसले हमने लिए या हमारी सरकार ने लिए हैं।
तो भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, जिसे बोलते हैं SEBC, यानी कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए 27% स्थान आरक्षित किए गए। बच्चों इसका क्या मतलब था, यानी कि अगस्त 1990 के अंदर जो बिल लाया गया था, जो कानून लाया गया था, या मैं जिसे आदेश कह सकता हूं, जो आदेश लाया गया था, उसमें प्रावधान किया गया था कि अब से जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जाती है उन्हें सरकारी नौकरियों के अंदर 27% का आरक्षण दिया जाएगा, यानी कि उनकी सीटों को सुनिश्चित कर दिया जाएगा। जैसे कि इससे पहले जो आरक्षण दिया जाता था वह सिर्फ SC और ST के कैंडिडेट्स जो उम्मीदवार होते थे उन्हें ही दिया जाता था। अब एक नया कानून लाया गया जिसके तहत SEBC श्रेणी के अंदर जो भी बच्चे आते थे या जो भी उम्मीदवार आते थे उनको एक नया आरक्षण दिया गया, जो कितना था 27%। अब मैं बात करता हूं इस नए आदेश के पारित होने के पीछे क्या जो प्रणाली अपनाई, उस प्रणाली की हम बात करेंगे। इससे पहले मैं देख लूं कि अब तक आरक्षण SC और ST को ही दिया जा रहा था, अब आरक्षण के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही थी, यानी कि SC और ST इन दोनों के अलावा तीसरी श्रेणी कौन सी होगी थी, SEBC, और इन्हें कितना आरक्षण दिया गया 27%। बच्चों जैसे अगर मैं आज की बात करूं तो आज एक और नई श्रेणी आ चुकी है जिसे हम EWS कहते हैं। तो यह चौथी श्रेणी है जिसको आरक्षण दिया गया है। EWS को 10% आरक्षण दिया गया है। EWS का मतलब होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यानी कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग है। यह आरक्षण सिर्फ सामान्य वर्ग के लोगों को, जनरल कैंडिडेट्स को दिया जाता है। ये बच्चों आप देख सकते हो कि किस तरह एक बिल दिखाई देता है। ये बिल बिल्कुल उसी तरह होता है बच्चों जैसे आपने अपने स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल के द्वारा अगर कोई नोट जारी किया गया है, बिल्कुल उसी तरह के कागज पे उसी तरह का बिल होता है। अब मैं बात करूं कि एक सरकारी आदेश कैसे बना। अब मैं बात करता हूं कि जो 27% SEBC को जो आरक्षण दिया गया था वह कैसे एक सरकारी आदेश बना होगा, उसके पीछे कौन सी प्रणाली अपनाई गई होगी, उस प्रणाली की मैं बात करूंगा। तो यह सरकारी आदेश लंबे घटनाक्रम का परिणाम था, यानी कि ऐसे नहीं है बच्चों कि एक दिन के अंदर संसद में गए और ये सारा कार्य हो गया। इसके पीछे बच्चों हर एक समाज को देखा जाता है, समाज के अंदर जाकर उनके क्या कठिनाई आ रही है उनको अनुभव किया जाता है, उनकी मांगों को इकट्ठा किया जाता है, तब जाकर कोई किसी विषय पर कानून बनाया जाता है। तो ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती। ऐसा नहीं है बच्चों कि एक दिन सरकार उठी और उसे लगा कि हाँ इन लोगों को आरक्षण दे दिया जाना चाहिए तो हम इन्हें आरक्षण दे देते हैं। ऐसा नहीं होता बच्चों। कमेटियां बनाई जाती हैं, उनके ऊपर अध्ययन किए जाते हैं और कमेटी के जो प्रस्ताव होते हैं फिर उनके ऊपर विचार किया जाता है कि इस कमेटी के इस प्रस्ताव को माना जाए या न माना जाए। तो भारत सरकार द्वारा 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया गया जिसकी अध्यक्षता VP मंडल या इन्हीं का नाम था विदेश्वरी प्रसाद मंडल ने की थी और इसी कारण इसे मंडल आयोग भी कहते हैं। यानी कि देखो पहली बार जो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया तो उसने SC और ST के कैंडिडेट्स को आरक्षण के लिए योग्य घोषित किया था। अब जब दूसरी बार पिछड़ा आयोग बनाया गया तो इसकी अध्यक्षता VP मंडल कर रहे थे, इन्हीं के नाम पर, इसीलिए इनको क्या कह दिया जाता है, इस आयोग को मंडल आयोग भी कहा दिया जाता है। यानी कि मंडल आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1979 को हुई थी। पहला आयोग 1953 में कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे बच्चों कि पहला आयोग कब किया गया था तो पहला 1953 में और दूसरा 1979 के अंदर। पहले के अध्यक्ष कौन थे, कालेलकर, जबकि दूसरे के अध्यक्ष कौन थे, VP मंडल। दोनों ही पिछड़ा जाति आयोग थे, दोनों का ही कार्य था अंदर समाज के अंदर जाकर उनके अंदर आने वाली परेशानियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। तो मंडल आयोग ने अपनी सिफारिशें 1980 में प्रस्तुत की। यानी कि एक साल तक मंडल आयोग ने लोगों की समस्याओं को देखा, उनके ऊपर विचार विमर्श किया और तब जाकर एक फैसले पर पहुंचे और अपने जो विचार थे या इनके हिसाब से जो भी सिफारिशें थी इन्होंने प्रस्तुत कर दी और जिसमें
प्रमुख थी सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का 27% आरक्षण देना। तो आप देख सकते हो बच्चों 1990 में SC/BC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया और 1980 के अंदर मंडल आयोग ने इसके लिए सिफारिश की। तो कैसे 10 साल का सफर तय किया SC/BC के आरक्षण ने, कैसे एक कमेटी बनाई गई, कैसे उसने सिफारिश दी। आगे देखते हैं आगे क्यों 10 साल लगे, इसके बारे में देखते हैं अपने। तो इस रिपोर्ट और इसकी सिफारिश की चर्चा संसद में हुई। यानी कि अब देखो होता क्या है बच्चों, इसने अपनी सिफारिश की भी, आपको ऐसा करना चाहिए सरकार को। तो अब सरकार इस मामले को संसद में लेकर आई। संसद के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। तो अब वहां पर इस पर विचार विमर्श किया गया और 1989 के लोकसभा चुनाव में बच्चों उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी वैसे पास नहीं करा पाई थी। तो उसके बाद समय था 1989 यानी कि 1989 का, यानी कि मंडल आयोग की सिफारिश के 9 साल बाद लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी, ये उस समय की सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी थी कांग्रेस के अलावा की मैं बात करूं तो, ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस रिपोर्ट में इस सिफारिशों को लागू करवाना शामिल किया। चुनावी घोषणा पत्र का मतलब होता है बच्चों सरकार की आगामी योजनाओं के बारे में बताना। यानी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सरकार में आने के बाद क्या क्या कार्य करेंगे उनके बारे में बताना, यही होता है चुनावी घोषणा पत्र। तो जो जनता पार्टी थी इसने अपने घोषणा पत्र में SEBC के लिए 27% आरक्षण के लिए हाँ भरी थी। यानी कि इन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि जो SC/BC के जाति के जो लोग हैं इन्हें 27% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिलाएंगे। चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, यानी कि इनके इन वादों के तहत इनकी सरकार भी बन गई और VP सिंह प्रधानमंत्री बने और जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने VP सिंह। अब देखो बच्चों आगे की कार्यवाही। तो नई सरकार में चुनावी वादा पूरा करने के क्रम में राष्ट्रपति के अभिभाषण में, अभिभाषण का मतलब होता है बच्चों जब नया स्तर प्रारंभ होता है तो उसका पहला जो भाषण होता है संसद का वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और उसी भाषण को कहा जाता है अभिभाषण। तो जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, इस अभिभाषण के अंदर ही मंडल रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा कर दी कि आज से मंडल रिपोर्ट लागू होगी, यानी कि SEBC जो आरक्षण है उसको लागू किया जाए। और VP सिंह ने अगले दिन संसद के दोनों सदनों को सूचित किया, यानी कि अग्रिम जानकारी दी कि हम कोई ऐसा बिल लेके आ रहे हैं जिसके अंदर SC/BC की जो जातियां हैं उनके लिए 27% का आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि संसद को सूचित कर दिया गया, यानी कि VP सिंह वाद विवाद के लिए तैयार थे और वाद विवाद के बाद दोनों सदनों से पास हुआ और अध्यादेश में पहले भी आ चुका था। यानी कि अभिभाषण के अंदर पहले भी राष्ट्रपति पहले ही उसे स्वीकृति दे चुके थे। तो अब अपने आप में वो कहीं क्या बन गया, कानून बन गया और कैबिनेट के फैसले को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। कैबिनेट मतलब बच्चों जो कार्यपालिका होती है, यानी कि जो मंत्रियों का जो एक मंत्रिमंडल होता है उसे कैबिनेट कहते हैं। अब बिल पास हो चुका था तो कैबिनेट ने अब उसे संबंधित मंत्रालय को भेज दिया और कैबिनेट के फैसले के विभाग के अधिकारियों ने आदेश तैयार कर दिया। यानी कि कैबिनेट ने जो फैसला दिया उसके अनुसार आदेश तैयार कर दिया गया। आदेश का मतलब बच्चों हर एक राज्य सरकार को भेजने के लिए एक आदेश बनाया गया और संबंधित मंत्री यानी कि जो इस मंत्रालय से संबंधित मंत्री था की स्वीकृति के पश्चात, अधिकारी के हस्ताक्षर पश्चात आदेश जारी हो गया। यानी कि SEBC का जो 27% का जो आरक्षण का जो मुद्दा था वो अब कानून बन चुका था। और इस तरह 13 अगस्त 1990 को OM नंबर 36/012/3190 तैयार हो गया। यानी कि इस दिन पूरा आदेश बनकर तैयार हो गया था। अब मैं बात करता हूं अन्य पिछड़ी जाति आयोग। देखो 2 प्रकार के आयोग बने थे। इससे पहले बना था बच्चों 1953 के अंदर जिसकी अध्यक्षता कालेलकर ने की थी और उसके बाद बना 1979 के अंदर, 1979 के अंदर जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, VP मंडल ने की थी। अध्यक्ष कौन थे, VP मंडल। रिपोर्ट कब दी, 8 दिसंबर 1993 में पूरी तरह लागू। अच्छा अगर मैं इस कानून की बात करूं ये कब लागू हुआ, 8 दिसंबर 1993 को। आदेश कब बन गया था, अगस्त 1990 को। संस्था तो नागरिकों की आधारभूत सुविधाएं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य,
सुरक्षा और विकास कल्याणपरक सुविधाएं नागरिकों को प्रदान करने वाली व्यवस्थाओं को ही संस्था या संस्थाएं कहा जाता है। जैसे कि विधानसभा, या मैं से बोलूं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब मैं इनमें बात करूं सबसे पहले संसद की। बच्चों, संसद के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, जिसमें आती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर ही बोला जाता है संसद। तो भारत में निर्वाचित सदस्यों का मतलब होता है बच्चों जो जनता द्वारा चुनकर आते हैं, कि राष्ट्रीय सभा यानी कि जहां वो एक साथ बैठते हैं को संसद, व राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। यानी कि राज्य स्तर पर जो चुनकर राज्य के अंदर एक साथ जो सभा करते हैं उसे विधानसभा, और जो केंद्रीय स्तर पर करते हैं उसे संसद कहा जाता है। संसद एक ऐसा मंच है जहां पर नागरिकों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कानून विधि निर्माण का कार्य करते हैं, यानी कि विधायिका का भाग होते हैं। और संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। बच्चों, सदन की बात कर रहे हैं, ना कि संसद। संसद जब इसके अंदर राष्ट्रपति और जुड़ जाएंगे तो इसे क्या कहेंगे? संसद कहेंगे। और सदनों की बात करूं तो संसद में सदन कितने हैं? 2। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। संसद का सदस्य चुने जाने के लिए अनिवार्य योग्यताएं, यानी कि आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए संसद का सदस्य चुने जाने के लिए? तो वह भारत का नागरिक हो, सरकार के अंतर्गत किसी लाभप्रद पद पर कार्यरत न हो, दिवालिया या सजा याफ्ता न हो। दिवालिया का मतलब होता है बच्चों जिसका बैंक के अंदर कोई भी लोन बाकी न रहा हो। संसद के राजनीतिक अधिकार, यानी कि बच्चों संसद को कौन कौन से अधिकार हमारे संविधान के तहत दिए गए हैं उनकी बात करेंगे। तो कानून बनाने, संशोधन करने तथा पुराने कानूनों की जगह नए कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? हमारी संसद को दिया गया है। दूसरा, सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने का अधिकार, यानी कि जो सरकार के अंदर है, जो कार्यपालिका का हिस्सा है, उन्हें नियंत्रित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। सरकार के हर पैसे पर नियंत्रण का अधिकार, यानी कि बच्चों पैसों से संबंधित अगर कोई भी कार्य सरकार को करना है तो पहले लोकसभा के अंदर उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। और सार्वजनिक मामलों व राष्ट्रीय नीति पर चर्चा का अधिकार, यानी कि अगर कोई भी ऐसा मुद्दा है जो सार्वजनिक हित का है या राष्ट्रीय मामला है तो उसके ऊपर आपको संसद के अंदर चर्चा करनी पड़ेगी। लोकसभा, अब मैं बच्चों बात करता हूं लोकसभा की। इसे कहते हैं हाउस ऑफ पीपल या लोअर हाउस। जैसा कि आप देख सकते हो बच्चों, यह संसद का छायाचित्र है। इसके अंदर भारत के अलग अलग हिस्सों से निर्वाचित होकर आए सदस्य बैठे हैं और इन सदस्यों में एक होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, जो इन्हीं में से एक को चुना जाता है। यानी कि इन्हीं में से एक चुनकर क्या बनाया जाता है? एक को चुनकर लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो लोकसभा में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। देखो बच्चों, 2 प्रकार के चुनाव होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष रूप से और एक अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है वे व्यक्ति जो सीधे जनता द्वारा चुनकर आते हैं, जिन्हें हम चुनाव के तहत चुनकर संसद में भेजते हैं, वो तो होता है बच्चों प्रत्यक्ष चुनाव। और हमारे द्वारा चुने गए सदस्यों के द्वारा जब कोई अन्य व्यक्ति चुना जाता है, यानी कि उसके अंदर हमारी सीधी भागीदारी न हो, तो फिर ऐसे चुनाव को कहा जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। तो इसका अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है, यानी कि लोकसभा का ही कोई सदस्य इसका अध्यक्ष बनता है, जो स्पीकर कहलाता है। इसके सदस्यों की संख्या 543 + 2, यानी कि बच्चों कुल संख्या तो होती है 545, लेकिन इसमें से 543 सदस्य तो चुनाव के तहत आते हैं और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। मनोनीत करने का मतलब बच्चों ऐसे सदस्य जो चुनाव के द्वारा नहीं आते, जो राष्ट्रपति होता है अपने सब विवेक के आधार पर 2 सदस्यों को संसद के अंदर या लोकसभा के अंदर चुनाव के तहत भेजता है। तो 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो कुल सदस्य कितने होंगे बच्चों? 545। इसमें से 543 विभिन्न भागों से चुनकर आते हैं, जबकि 2 मनोनीत किए जाते हैं। सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया सीधा लोगों द्वारा चुनकर ही संसद के अंदर या लोकसभा के अंदर पहुंचते हैं।
सदस्य अधिक होने के कारण विचारों को प्राथमिकता मिलने की संभावना। देखो बच्चों, लोकसभा के सदस्यों की बात की तो मैंने है 545, वहीं इसके बाद मैं राज्यसभा की बात करूंगा तो वहां सदस्यों की संख्या है 250। अब मेरी बात सुनो बच्चों, अगर मान लो इन दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए तो जिस पार्टी के लोकसभा में ज्यादा सदस्य हैं कहीं ना कहीं वह अपने आप में बहुमत में ही आ जाएगी। तो यही कारण है कि सदस्य अधिक होने के कारण, यानी कि लोकसभा में सदस्य अधिक होने के कारण विचारों को प्राथमिकता मिलने की संभावना है, यानी कि जो लोकसभा सोचती है वही कानून बनेंगे, इसकी संभावना ज्यादा होती है। पैसे के मामले में अधिक अधिकार है, यानी कि जो वित्त से संबंधित जो भी मामला है लोकसभा में देखा जाता है। मंत्री परिषद पर नियंत्रण, यानी कि जो मंत्री परिषद होता है ना बच्चों, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि राज्यसभा के प्रति। और अधिकतर मामलों में सर्वोच्च अधिकार, यानी कि लगभग सभी मामलों में सर्वोच्च अधिकार दिए गए हैं लोकसभा को। अब मैं बात करता हूं बच्चों राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट्स या अपर हाउस। ये आप देख सकते हो बच्चों, ये हमारे राज्यसभा का छाया चित्र है। इसके अंदर राज्यसभा के अध्यक्ष बैठे हैं और राज्यसभा के बच्चों जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। और राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अप्रत्यक्ष मतलब इनका चुनाव जनता के द्वारा नहीं किया जाता, इनका चुनाव जनता के द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा किया जाता है। यानी कि लोकसभा के सदस्य, यानी कि लोकसभा के अंदर सदस्य किसने चुन के भेजे थे? हमने चुने थे। विधानसभाओं के सदस्य हैं, विधानसभा यानी कि जो राज्य स्तर पर होती है, विधानसभाओं के सदस्य, ये सभी सदस्य आपस में मिलकर वोटिंग करके राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि हमने तो नहीं चुना, पर हमारे द्वारा चुने गए लोगों के द्वारा चुना गया। इसका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। इसके सदस्यों की कुल संख्या 250 है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यानी कि 238 सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जबकि 12 सदस्यों का चुनाव या मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, हमारे द्वारा चुने गए सदस्यों के द्वारा। सदस्य कम होने के कारण विचारों को प्राथमिकता न मिलने की संभावना। वहां सदस्य कितने थे? 545, जबकि यहां कितने हैं? 250। पैसे के मामले में कम अधिकार, ज्यादा अधिकार किसके पास थे? लोकसभा के पास। मंत्री परिषद पर सीधा नियंत्रण नहीं, क्योंकि मंत्री परिषद पर नियंत्रण है लोकसभा का। और राज्यों के संबंध में विशेष अधिकार, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है राज्यसभा के तहत, क्योंकि राज्यसभा के पास राज्यों के तहत कानून बनाने का सबसे विशेष अधिकार है। यानी कि अगर राज्यों के तहत कोई कानून बनाना है तो वो कानून राज्यसभा बना सकती है। लोकसभा और राज्यसभा में अंतर, तो बच्चों अंतर की बात करूं तो यही सभी अंतर भी थे, जैसे कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अधिकतर मसलों पर सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास है। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के सदस्य अधिक होने के कारण लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। बच्चों जब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा पैसे के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। लोकसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है और राज्यसभा को यह अधिकार नहीं है। अब मैं बात करूंगा बच्चों कार्यपालिका की। कार्यपालिका जो होती है ये विधायिका का ही एक हिस्सा है, यानी कि वे लोग जो कानूनों को लागू करवाते हैं वे कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। तो सरकार की नीतियों यानी कि कानूनों को कार्य रूप देने वाले को कार्यपालिका या सरकार कहते हैं। और कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं बच्चों, एक तो होती है राजनीतिक कार्यपालिका और एक होती है स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका का मतलब वे सदस्य जिनका कार्यकाल 5 साल का है और हर एक 5 साल के बाद उनमें परिवर्तन आता रहता है। और जो विधायिका के सदस्य हैं वे तो होते हैं बच्चों राजनीतिक कार्यपालिका। और एक होती है स्थायी कार्यपालिका, यानी कि स्थायी कार्यपालिका के अंदर जो लोग होते हैं वे अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा चुनकर पहुंचते हैं और उनका कार्यकाल 62 वर्ष, जब तक उनकी उम्र 62 वर्ष ना हो जाए
तब तक का होता है। तो कार्यपालिका के अंदर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर राजनीतिक कार्यपालिका का गठन करते हैं। मंत्रिपरिषद का काम होता है सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों को मूर्त रूप देना, यानी कि उन्हें लागू करना, उनका क्रियान्वयन करना। इसलिए मंत्रिपरिषद को कार्यपालिका कहा जाता है, यानी कि जो मंत्रिपरिषद है बच्चों उसे ही क्या कहा जाता है, कार्यपालिका। और राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य जनता द्वारा चुनकर आते हैं, यानी कि जिनका चुनाव किया जाता है, जिनका कार्यकाल 5 साल का है। दूसरा है बच्चों स्थायी कार्यपालिका। तो यह नौकरशाहों से मिलकर बनी होती है। नौकरशाहों का चयन अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज द्वारा होता है और सरकारें बदलने के बावजूद नौकरशाहों यानी स्थायी कार्यपालिका के कार्यकाल में कोई रुकावट नहीं आती, यानी कि ये अपने पद पर बने रहते हैं। अब मैं बात करता हूं बच्चों प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है और वास्तव में सभी सरकारी शक्तियों का प्रयोग करता है। वैसे तो बच्चों नाम मात्र की अगर मैं बात करूं, हमारे भारत के अंदर राष्ट्रपति का सबसे बड़ा पद है, सबसे ज्यादा शक्तियां जो होती हैं वो होती हैं प्रधानमंत्री के पास। वह देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीति संस्था है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को चुनते हैं जो बहुमत या गठबंधन या सदन में जिनको बहुमत हासिल हो की सरकार बनाती है, यानी कि जो सरकार बनी है उसी में एक व्यक्ति का चुनाव प्रधानमंत्री के रूप में किया जाता है। और प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता, यानी कि जब तक मंत्रिपरिषद और विधायिका का उसे समर्थन है तब तक वह प्रधानमंत्री बना रहता है। वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है, यानी कि अगर पार्टी या गठबंधन अपना समर्थन वापस ले ले तो वह प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का चयन करता है। तो मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें आमतौर पर 60 से 80 मंत्री होते हैं और मंत्रियों की रैंक इस प्रकार है। एक तो होते हैं बच्चों कैबिनेट मंत्री और एक होते हैं राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों की बात करूं तो अक्सर सत्ता दल के शीर्ष नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है, उन्हें प्रमुख मंत्रालयों का भार दिया जाता है। और परिषद में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। तो बच्चों ये पूरा एक हिस्सा है कार्यपालिका का। जैसे हमने देखा कैसे हमने विधायिका कार्यपालिका के बारे में पढ़ा, कैसे कार्यपालिका के अंदर भी हमने देखा कि कार्यपालिका क्या होती है। तो मंत्रिपरिषद को हम क्या कहते हैं, कार्यपालिका। और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रधान होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री। और इन दोनों का चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्य मंत्री की बात करूं तो अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं, यानी कि मुख्य कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री। अब मैं बात करता हूं भारतीय प्रधानमंत्री के अधिकार। तो कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, यानी कि मंत्रिपरिषद की जो भी बैठक होगी उसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा, भारत का प्रधानमंत्री। विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वयन, यानी कि सभी के जितने भी विभाग हैं सभी विभागों के अंतर्गत लोग क्या कार्य कर रहे हैं उनका ध्यान रखता है। विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है। मंत्रियों के कामों का वितरण करता है, यानी कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए इस बात के बारे में भी कौन बताता है, प्रधानमंत्री बताता है। और किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार भी किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है। अब मैं बात करता हूं बच्चों राष्ट्रपति की। तो भारत के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। जैसे ब्रिटेन में सबसे ऊंचा पद महारानी का है, पर महारानी के नीचे संसद कार्य करती है, वैसे ही भारत में उस महारानी के समतुल्य पद है राष्ट्रपति का, और इस राष्ट्रपति के नीचे कार्य करती है हमारी संसद। तो सरकार का हर निर्णय राष्ट्रपति के नाम में लिया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति का पद जो है केवल अलंकारिक है, यानी कि जो भी कार्य किए जाते हैं वे राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, पर राष्ट्रपति की उनमें कोई भी भूमिका नहीं होती। जब कोई बिल संसद में पास हो जाता है तो उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ही वह कानून बन पाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि संसद के 3 हिस्से होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब तीनों के अंदर कोई बिल पारित होगा तभी वह क्या बनेगा, कानून बनेगा। सरकार के हर महत्वपूर्ण निर्णय को लागू करने से पहले उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जरूरी है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते
राष्ट्रपति के नाम से ही बनाए जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए अनिवार्य योग्यताएं, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ी थी लोकसभा के सदस्य के लिए अनिवार्य शर्तें, अब मैं बात करता हूं राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य शर्तें। तो वह भारत का नागरिक हो, आयु 35 वर्ष से अधिक न हो, दिवालिया या सजा याफ्ता न हो। दिवालिया मतलब बच्चों एक ऐसा व्यक्ति जो अपना लोन भरने में असमर्थ हो, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है दिवालिया, यानी कि जो अपना लोन नहीं भर पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे हम? दिवालिया व्यक्ति कहेंगे। तो ऐसा व्यक्ति ना हो, सरकार के अंतर्गत किसी लाभप्रद पद पर न हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब मैं बात करता हूं राष्ट्रपति प्रणाली कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। तो सरकार के स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। मतलब कैसे राष्ट्रपति अपनी भूमिका निभा रहा है किसी बिल को कानून बनाने में। अब मैं बात करता हूं बच्चों न्यायपालिका की। अभी तक हमने देखा कार्यपालिका के बारे में और विधायिका के बारे में। बच्चों जो न्यायपालिका है यह इन दोनों से बिल्कुल स्वतंत्र है और भारत में यह अलग स्तर पर मौजूद है। अगर इसके स्तर की बात करूं तो सबसे नीचे जो जिला स्तर पर होती है बच्चों वो होती है जिला अदालतें, यह जिला न्यायालय जिसे अधीनस्थ न्यायालय भी कहा जाता है। जिला अदालतों के अगर मैं ऊपर चलूं तो आती है बच्चों उच्च न्यायालय, यानी कि यह हर एक राज्य के अंदर होता है, यानी कि हर एक राज्य के पास एक उच्च न्यायालय होता है। और सबसे सर्वोत्तम या सबसे ऊपर आती है सर्वोच्च न्यायालय। तो ऐसे करके एक पूरा रूपरेखा या एक पूरा पिरामिड बना हुआ है न्यायालयों का। तो आप देख सकते हो बच्चों ये भारत की सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय है। तो एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है, देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। और इस न्यायपालिका के अंतर्गत जिला अदालतें भी आती है, उच्च न्यायालय भी आते हैं और सर्वोच्च न्यायालय भी आता है। अब मैं बात करूं न्यायपालिका के अधिकार की, तो इसके पास न्याय करने का अधिकार और कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है। भारत के विभिन्न स्तर के न्यायालयों के नाम, तो सबसे अगर नीचे बात करूं, सबसे ऊपर की बात करूं तो सर्वोच्च न्यायालय, राज्य स्तर पर बात करूं तो उच्च न्यायालय और जिला स्तर पर बात करूं तो जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है। इस अध्याय के अंदर हमने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में जाना। तो अब हम मिलते हैं हमारे अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।